जैसा कुम्हार वैसा लोटा, जैसा बाप वैसा बेटा। ये भगवान शंकर महादेव तक को बदनाम कर रहे हैं, ये शंकर जी को तक को नहीं छोड़े। यानी संरक्षण पैसा, प्रोटेक्शन मनी 508 करोड़ जो मुख्यमंत्री लिया हो, वो दिन भूले नहीं है जब आए दिन घटना होती थी, टारगेट किलिंग होता था बस्तर के अंदर। और जिस प्रकार से वहाँ संस्कृति चली कि बंदूक के दम पर और भयातंक एक राज खड़ा करना, जंगल राज, कि कैसे तरसते थे लोग पैसे के लिए। मरम्मत नहीं हो पाता था स्कूल का, जो मृत्यु हो गए हैं उसके फर्जी कोई जाकर के वोटिंग करे, यह उचित है? जो दूसरे प्रदेश में रहते हैं उनके नाम से कोई वोटिंग करे, क्या ये उचित है? छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक आवाज बुलंद करने वाले संतोष पांडे सांसद हमारे साथ में आज मौजूद है। कई मुद्दों पर आज उनसे हम बातचीत करेंगे। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि देश भर में छत्तीसगढ़ को लेकर किस तरीके की छवि है और कैसी छवि अब नई जो टीम यहाँ पर गठित हुई है, चाहे वो मंत्रिमंडल की बात करें या फिर संगठन की बात करें, किस तरीके से इसको बदलने की कोशिश या नए तरीके से देश भर में इसको लाने की कोशिश की जा रही, क्या है इसके पीछे? छत्तीसगढ़ में नए कलेवर और नए तेवर के साथ हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और आपका संकेत मैं समझ गया कि जिस प्रकार से अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और 3 मंत्री शामिल किए गए हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। और जो शेष जो बचे थे और उन्होंने और जो पदों की पूर्ति होनी थी वो उन्होंने किया है। हमारा छत्तीसगढ़ भोला भाला सरल सहज प्रदेश है। यहाँ एक और मैदान है तो सरगुजा और बस्तर की और वो मैकल की पहाड़ियाँ हैं। और हम सब जानते हैं कि ऐसे सरल सहज प्रदेश में एक अमन और चैन, एक सुकून और शांति जो आनी चाहिए, उसकी शुरुआत हो गई है। माननीय विष्णुदेव साय जी के आने के बाद माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का ध्यान पूरे छत्तीसगढ़ के ऊपर है। हम वो जानते हैं, वो दिन भूले नहीं हैं जब आए दिन घटना होती थी, टारगेट किलिंग होता था बस्तर के अंदर। अब वो माओवादी, वो नक्सली अपने प्राणों की भीख मांग रहे हैं, वो समर्पण करना चाहते हैं, वो भाग रहे हैं। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग, पूरा तो नहीं कहूँगा, किंतु लगभग शांति की ओर हमारा ये छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू रहा है, वो फिर से इसमें अमन चैन होगी। छत्तीसगढ़ को लेकर सर लगातार यही चर्चा रहती है कि एक तरफ नक्सलवाद है तो दूसरी तरफ अभी कुछ महीनों से, कुछ सालों से देखने को मिल रहा है कि जो महादेव ऐप है, इसको लेकर भी देश भर में चर्चा रही। तो चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो या छत्तीसगढ़ में अन्य व्यवस्थाओं को लेकर हो, इसकी छवि बदलने की बात सामने आती है। लेकिन बिगाड़ने की बात किस तरीके से आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो पहले केवल नक्सलवाद था और अब इस तरीके से महादेव सट्टा ऐप और इसके लिए भी जाना जाता है? ऐसा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी जिस प्रकार से बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, सुकमा, तो एक नया शांति की बयार बह रही है। और सब प्रकार से स्कूल, खेती, स्वास्थ्य, लोग अपना ध्यान दे रहे हैं। अब रही बात, जो बचे हैं, जो शेष हैं, वे टिकने वाले नहीं हैं। हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था है अपने तर्क रखना। आप आलोचना भी कर सकते हैं, आप अपना विषय, अपना सब प्रकार की प्रस्तुति कर सकते हैं, किंतु जबरन जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। और जिस प्रकार से वहाँ संस्कृति चली कि बंदूक के दम पर और भयातंक एक राज खड़ा करना, जंगल राज, तो वो अब तो समापन की ओर है। और जैसे आपने कहा कि महादेव सट्टा के विषय में, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब मैं पिछले सत्र में था, मैं लोकसभा में, तो उस समय उठाने का काम मैं नहीं किया। और मैंने पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लेकर के कहा था
ये भगवान शंकर महादेव तक को बदनाम कर रहे हैं, ये शंकर जी को तक को नहीं छोड़े। यहाँ के नौजवानों को, तरुणाई को ऐसे जुआ सट्टा का लत लगाने के लिए और ऐसा खिलाने वाले को, सट्टा खिलाने वाले को, यानी संरक्षण पैसा, प्रोटेक्शन मनी 508 करोड़ जो मुख्यमंत्री लिया हो, ये प्रदेश के लिए शर्म की बात है। लेकिन लगातार जब भी चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, जब भी किसी मामलों की जांच करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करता है, उस पर ये सवाल खड़े करते हैं कि साक्ष्य इनको मिलता नहीं। अभी इनके बेटे भी जेल में गए हुए हैं, कई पूर्व आईएएस भी जेल में हैं। आपने भी कहा कि कई तरीके के घोटाले कांग्रेस सरकार में हुए, लेकिन फिर सवाल उठाते हैं कि सबूत मांगो तो सबूत नहीं मिल पाता। अभी आप देखे होंगे 2 दिन से कर्नाटक के एक कांग्रेसी नेता के यहाँ से, विधायक के यहाँ से पूरा नोट गड्डी का गड्डी दिख रहा है। जो वो गेम कराते थे वो भी सट्टा ही खिलाते थे। तो कुल मिलाकर के चाहे सीबीआई का हो, ईडी का हो, मेरी जहाँ तक जानकारी है, मैं 100% तो नहीं कहता, किंतु मैं कहता हूँ कि लगभग उनके जो केसेस हैं उनको सफलता मिलती है। और यहाँ जितने भी उन्होंने कार्रवाई की है वे सफलता की ओर हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि कोल घोटाले में ये शामिल हैं, ये सट्टा में शामिल हैं, ये डीएमएफ में शामिल हैं। यहाँ तक कि वो बासी में भी जो घोटाला हुआ है वो भी स्पष्ट दिखता है कि 9 करोड़ उन्होंने खर्चा कर दिया। तो ये छत्तीसगढ़ के खजाने में एक प्रकार से जो धन जमा होता उसको अपने तिजोरी में जमा करने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया है। ये यहाँ की सरल सीधे साधे जो जनता है उसके साथ धोखा है। आपने कई मुद्दों पर मुखर बातचीत की है, इससे पहले भी हमने देखा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं तो लगातार मुखरता से जवाब देते हुए नजर आते हैं। लेकिन संतोष जी, आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो भाजपा के लिए बहुत चैलेंजिंग ज़्यादा है? पिछले पूर्व की जो 5 सरकार रही उन्होंने तो ये कहा कि कोरोना के कारण उनको काम करने का मौका नहीं मिला। बीजेपी के पास अभी 2 साल का वक्त लगभग यहाँ पर बीता है और आप अभी 3 साल और इस सरकार में बहुत कुछ करने वाले हैं। बहुत सारी जनता के बीच में आप लोगों ने मुद्दे रखे थे, घोषणाएं की थी। किस तरीके से अब बीजेपी का जो नया कलेवर देखने को मिल रहा है, युवाओं की टीम के साथ में, मंत्रिमंडल के साथ में संगठन कैसे पूरा होगा, किस तरीके से होगा, कब तक होगा? ऐसा है, आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में फ्लाईओवर, ब्रिज, पुल, पुलिया, सेतु निगम के काम, बड़े बड़े पुलियों का निर्माण हो रहा है साहब। यानी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद और विष्णुदेव साय जी के आने के बाद तो और गति पकड़ लिया। हम सब जानते हैं कि किसानों को कितनी राहत मिली है। उनके जब धान के रेट बढ़ गए, उनके जब धान की क्वांटिटी बढ़ गई, किसानों की चेहरे में खुशी की लहर दौड़ी। इतना ही नहीं, बोनस भी उनको मिला। और आज के तारीख में, मैं आज की बात बता रहा हूँ, आज माननीय मोदी जी के मंत्री नितिन गडकरी जी ने छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली, यानी मध्य प्रदेश से जबलपुर से लेकर के चिल्फी तक, बॉर्डर तक एनएच की शानदार रोड बनेगी। और एक नए रोड का उन्होंने घोषणा किया है, यानी लखनादौन, रजेगांव, लांजी होते हुए, गातापार, खैरागढ़ होते हुए वो आकर के भारतमाला विशाखापट्टनम में जुड़ेगी और वो 10,000 करोड़ का है। ये सामान्य नहीं है साहब, ये छोटी मोटी ये राशि नहीं है। 5 साल में हम लोगों ने देखा है कि कैसे तरसते थे लोग पैसे के लिए। मरम्मत नहीं हो पाता था स्कूल का, जो पुलिया टूटी है वो पुलिया में वैसे ही लोग चलते थे पानी में। तो आज जो स्थिति है, डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ साय जी है प्रदेश में, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और सब जानते हैं कि आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में हमारा भारत है और आने वाले समय में हम 3रे नंबर पे आएंगे। और इसी के लिए मोदी जी कहते हैं विकसित भारत की ओर, विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर के हम सब चल रहे हैं।
बिल्कुल, ये संकल्प तो है। छत्तीसगढ़ में भी इसका जो परिणाम है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। सड़कें बन रही है, बहुत सारे जो वादे हैं वो पूरे हो रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ियावाद की बात आ जाती है। आपने तो बहुत लंबी लड़ाई संघर्ष लड़ा है। भूपेश बघेल भी उसी को लेकर ही मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हैं। कांग्रेस की सरकार आई थी छत्तीसगढ़ियावाद के कारण। क्या माना जाए कि वाकई में आदिवासी या अन्य समाज जातिवाद के साथ में छत्तीसगढ़ियावाद छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको इस तरीके से बढ़ाया जाना, इस तरीके से प्रचार प्रसार करना, इससे भी कोई फ़ायदा होता है? ऐसा है कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले छत्तीसगढ़िया, और चाहे वो किसी जाति किसी समाज के हों, सभी छत्तीसगढ़िया ही कहलाते हैं, और इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। आज भी आप ऐसे अनेक विधानसभा अनेक क्षेत्र देखेंगे जहाँ जो नेतृत्व कर रहे हैं उनकी संख्या नगण्य है, किंतु वो जीत करके आते हैं। ये छत्तीसगढ़ का स्वभाव है, और यही समन्वय है, यही समरसता है, और छत्तीसगढ़ के इस समरसता को कोई तोड़ नहीं सकता। कोशिश करते हैं बार बार जातिवाद के नाम से, उसमें सफल होने वाले नहीं हैं। छत्तीसगढ़ अपने स्वभाव के साथ आगे बढ़ रहा है, और यही स्वभाव इस प्रदेश की विशेषता है। लेकिन राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ रही है संतोष जी? हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में कई तरीके के पोस्ट सामने आती है। अभी हाल ही में ही गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भूपेश बघेल ने एक पोस्ट किया, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि तड़ीपार जैसे शब्दों का यूज़ करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो गृह मंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, तो फिर इस पार्टी का क्या? अब ऐसा है, भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से हल्की भाषा हल्की टिप्पणी करते हैं, अब मैं क्या कहूँ। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, जैसा कुम्हार वैसा लोटा, जैसा बाप वैसा बेटा। तो इनके पूज्य पिताजी के भी बोल भी बहुत अच्छे नहीं थे, अभद्र थे। चाहे सनातन के विषय में हो, माता सीता के विषय में हो, रामचंद्र जी के विषय में हो। आज माननीय अमित शाह जी के जो कार्य है, उनकी जो छवि है, पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की छवि देखते हैं। उन्होंने रियासतों का एकीकरण किया। माननीय अमित शाह जी ने एक झटके में 370 खत्म किया, 3 तलाक खत्म किया। ये सामान्य बात है, मामूली बात है। इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के लिए उन्होंने किया, कोई अपने घर के लिए नहीं किया। और ये हल्की बात करते हैं। आज पूरा देश इनके ऊपर थू थू कर रहा है। इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए, पूरा देश जानता है। लगातार लेकिन सोशल मीडिया में पोस्ट भी हमने देखे, कई अलग अलग तरीके से पोस्ट आते हैं। बीजेपी का रुख क्या होगा इस तरीके की राजनीति पे? और आपको लग रहा है कि वो कांग्रेस भी लगातार इस बात को कहती है कि संविधान खतरे में है, संविधान के हिसाब से बीजेपी सरकार नहीं चलाती, संविधान को ताक पर रहकर सरकार चलाती? ऐसा है, नागरवाला कांड इंदिरा जी के समय हुआ, इमरजेंसी आपातकाल 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने लगवाई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा, फिर राजीव, और राजीव के बाद मनमोहन सिंह, और उसमें किस प्रकार से इन्होंने अध्यादेश फाड़ा, सब जानते हैं जी। ये संविधान की रक्षा करने, हाथ में लेकर के संविधान को लेकर के और रक्षा करने की बात कहने वाले, ये प्रूफ क्यों नहीं देते इलेक्शन कमीशन को? मिथ्या फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। क्या रोहिंग्या यहाँ वोट डालने चाहिए? क्या बांग्लादेशी यहाँ वोट डालने चाहिए? क्या विदेशी यहाँ वोट करने चाहिए? जो मृत्यु हो गए हैं उसके फर्जी कोई जाकर के वोटिंग करे, यह उचित है? जो दूसरे प्रदेश में रहते हैं उनके नाम से कोई वोटिंग करे, क्या ये उचित है? यही तो कर रही इलेक्शन कमीशन। तो इन्हें संविधान से चलना नहीं है, केवल हाथ में लेके चलना है, हाथ में दिखाने के लिए। तो कुल मिलाकर के जनता जान चुकी है, और आने वाले समय में फिर से उसका परिणाम चाहे बिहार हो या अन्य प्रदेश जहां चुनाव हैं, दिखेंगे। संतोष जी, अब तो राजनीति की बातें बहुत सारी हो गई, कुछ आपकी भी बात कर लेते हैं। आप सांसद भी रहे, अभी नई जिम्मेदारियों में भी हैं, और लगातार आपको नई नई जिम्मेदारियां मिल रही है पार्टी की तरफ से।
क्या देखते हैं कि आने वाले भविष्य में छत्तीसगढ़ का भविष्य कैसा होगा, बीजेपी का भविष्य कैसा होगा, और आप किन सपनों को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं? कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको आप चाहते हैं कि ये दूर हो जाए, ये बेहतर हो जाए? मैं आपको बताऊं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चौथी, पांचवी, 12वीं सरकार आएगी और भारत माता के जो अधूरे सपने हैं वे पूरे होंगे। आज भारत की जनता को यदि किसी के ऊपर विश्वास है तो नेतृत्वकर्ता दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर के, संकल्प लेकर के चलने वाले ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, जिन्होंने बहुत कम समय में 14 से लेकर के आज 25 तक जो उन्होंने कदम बढ़ाए हैं, जो उन्होंने संशोधन किए हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, भारत को जिस पायदान पर पहुंचाए हैं, ये अद्भुत है। और मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें हमारा छत्तीसगढ़ शामिल है। और आपने कहा कि हमारा भविष्य, हम सब का भविष्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। हम माननीय मोदी जी के लिए, मोदी जी कहने से देश के लिए सब प्रकार से कदम मिलाकर चलें, बढ़ें। संगठन को हम मजबूत करें, अपनी मर्यादाओं में रहें, अनुशासन का पालन करें। जो नए दायित्वधारी है वे पार्टी के लिए जिएं, पार्टी के हित में काम करें, यही तो पार्टी का कहना है। बिल्कुल संतोष जी, जिस तरीके से आप अपनी बातों को रखते हैं, हमने सुना है कि उसी तरीके से आप कविताएं भी गुनगुनाते हैं। अगर कुछ गुनगुना दे तो ये भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अन्यायीला भस्म करे बर, बरदानी बन जाते हूँ, और छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर, मैं छानही बन जाते हूँ। मोर मन मा एक ठन सपना है, और मर के मोर यही कल्पना है। ऐसन जोनी मिलतिस मोला, दुख पाके सुख देते हूँ सबला। अन्यायीला भस्म करे बर, बरदानी बन जाते हूँ, छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर, मैं छानही बन जाते हूँ। ये केदार सिंह जी की बहुत अच्छी कविता है। बहुत अच्छा गुनगुनाया अभी आपने सर, और जिस तरीके से आपने बातों को रखा है, जाहिर सी बात है बीजेपी की नई टीम नए कलेवर के साथ में छत्तीसगढ़ में काम करती हुई नजर आएगी। ये दावा है संतोष पांडे जी का, और इसके साथ में ही देश के साथ में पीएम मोदी के साथ में देश आगे बढ़ता रहेगा, भाजपा आगे बढ़ती रहेगी और छत्तीसगढ़ का विकास भी अनवरत आगे बढ़ता रहेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।